गर्म पानी से शावर लेकर वो बाहर आई। आज रिवायती लिबास की बजाय मैरून रंग का जहेज का जोड़ा पहना उसने। घुटनों तक आती शर्ट जिसके गले और बॉर्डर पर गोल्डन भारी काम था, नीचे हमरंग ब्लाउज था जिस पर गोल्डन काम का जाल बना था, नेट के बाजू थे, नेक का गला भी गहरा था। मगर प्रिहान ने वही पुराना सादी शॉल उठाकर ओढ़ ली। वो बाहर बैठा था सबके साथ। घर के अलावा खानदान के लोगों को भी खबर हो चुकी थी। उससे मिलने आने वालों का एक हजूम था। शहर से बहनें, कजन्स भी खान आजर के कहने पर ड्राइवर सुबह सुबह ले आया था। हवेली में शोर बरपा था। सुबह वो प्रिहान को खुद ब्रेकफास्ट करवाकर फ्रेश होकर बाहर निकला था। प्रिहान को रेस्ट करने का कहा मगर वो अब ठीक थी और इन 2.5-3 माह में उसने बस रेस्ट ही किया था। आज नहा धोकर अपनी मर्जी से हल्का फुल्का तैयार होती वो अच्छा महसूस कर रही थी। मिरर में अपना अक्स देखकर वो मुस्कुराई। अभी उसने खानजादा को बाप बनने की खुशखबरी नहीं दी थी। अभी तो वो इस शौक से निकली थी कि वो लौट आया। तैयार होकर वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। इंतज़ार करती रही और वो अंदर नहीं आया। शॉल उतार कर बेड पर एक तरफ पटक कर वो मुंह बनाती वहीं लेट गई। ईसा और मूसा को खान यूसुफ साहब ने सुबह सुबह ही हवेली पहुंचने का हुक्म दिया था। वो दोनों नखरे करते, अटखेलियाँ खाते, उलझे हुए से जब हवेली पहुंचे तो लंच का वक्त हो चुका था। मूसा तो सामने खड़े हदीर को देखकर भागता उसके गले से लगता चीख पड़ा था, जिगर ये क्या है यार, तुम जिंदा थे, कहाँ थे इतने वक्त से? मूसा की आवाज़ जोश से कपकपा गई। खानजादा ने उसे थपक कर खुद से अलग किया। सब तफसील बाद में, बस इतना सुन लो, जिसके लिए रोते रहे हो ना वो मेरा जनाजा नहीं था। खानजादा की हंसी में कही जाने वाली बात पर मूसा ने नम आंखों से उसे देखा। कितना कुर्बनाक वक्त गुजारा था ना उसने। खानजादा की नज़र सामने पत्थर बने ईसा पर गई। वो अभी तक शॉक्ड सा उसे यकटुक देख रहा था। मूसा से अलग होता वो मुस्कुरा कर उस तक पहुंचा। आई एम सॉरी ईसा, इस बार तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारे पास नहीं आ सका। तुम्हारा गिफ्ट भी, ये वर्ल्ड बेस्ट गिफ्ट है लाला। मेरी अब तक की सब बर्थडेज का सबसे प्रेशियस गिफ्ट आप हैं। वो बात करते करते रो पड़ा। वो भूल गया था वो मर्द है, ये भी भूल गया था वो जवान है, बच्चा नहीं रहा। सब मौजूद थे, सब बैठे थे, मगर वो फिर भी रो पड़ा। खानजादा ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगा लिया। आप कहाँ चले गए थे? आपको अंदाज़ा भी है आपके बगैर मर जाता मैं? वो बच्चे की तरह उसके सीने में मुंह छुपाए बोल रहा था। ऐसा नहीं कहते पागल, अब सब ठीक है, उसने नरमी से टोक दिया। पहली बार सफ़र से आकर दोनों ने ना चेंज किया ना शावर लिया, रेस्ट करना भी भूल गए। खानजादा के पास बैठना, उसका बोलना और हंसना, कितना तरसे थे सब। ईसा उसके पास बैठा इतने वक्त के बाद फिर से कहकहे लगा रहा था। लंच के लिए खाने का टेबल लगा तो सब वहाँ इकट्ठे हुए। खानजादा को प्रिहान का ख्याल सताने लगा। मैं प्रिहान को लाता हूँ, साथ खाएंगे, वो सबसे कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर प्रिहान बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। वो मुस्कुरा कर उसके पास जाकर बैठ गया। प्रिहान, क्या अब तुम ठीक हो? उसके लहजे में महसूस की जाने वाली अपनायत और नरमी पर वो मुंह बनाती उठकर बैठ गई। मैरून रंग के कामदार जोड़े में उसका रूप निखर कर सामने आया था। रंगत में हल्की जर्दी थी मगर शफाफ चेहरा मेकअप में बहुत अच्छा और दिलकश लग रहा था। लंबे शहद रंग बाल उसके गोद में फैले थे। वो बेखुद सा उसे तकने लगा। ठीक हूँ, याद आ गया आपको कि कोई प्रिहान भी है? वो खफगी जताती उसे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे याद था, मैंने सोचा रेस्ट कर रही हो, मुझे क्या पता था यहाँ तुम किसी और तैयारी में हो। वो शोखी से कहता उसके करीब आकर बैठा तो प्रिहान जीम गई। मैं तो बस, क्या मैं वही वाइट ड्रेस पहने रहती क्या? वो उसकी बात पर नफ़ी में सर हिला गया। बहुत बुरा लग रहा था वो ड्रेस। अच्छी लग रही हो अब, मेरे लिए ऐसे ही सजी हुई रहा करो, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे आपको एक स्पेशल बात बतानी है। बताओ, सुन रहा हूँ। हालांकि इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आपने लंच किया? मैंने नहीं किया। ओह हाँ, खाने के लिए ही बुलाने आया था। आओ बाहर सबके साथ खाना खाते हैं, वो खज्जल सा उठकर बोला। उसे देखते ही वो सब भूलने लगा था। अपनी कैफियत पर हंसी आई थी उसे। बाहर सबके साथ नहीं खाना, मुझे बाहर नहीं जाना, सॉरी। वो एकदम स्पाट तासुरात चेहरे पर सजाती इनकार कर गई। प्रिहान, क्या हुआ है? बाहर क्यों नहीं जाना? वो उसकी बात पर उलझ गया। यकीनन बाहर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो यहाँ जिद लगा रही थी। कुछ नहीं, आदत नहीं रही मेरी, रूम से निकलना या सबके साथ बैठना अलाउ नहीं था मुझे। वो बिना कुछ छुपाए संजीदगी से बोली। खानजादा ठिठका। प्रिहान का चेहरा बता रहा था वो सच बोल रही है। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी आ जाओ बाहर प्लीज़ प्रिहान, सब मेरा वेट कर रहे होंगे। वो बेचारगी से बोलता उसके हाथ थाम कर बेड से खड़ा करते बोला, आप चले जाएं, मैं यहाँ खा लूँगी, इट्स ओके। वो अपने हाथ छुड़वाकर बालों का मैसी जूड़ा बनाने लगी। मैं तुम्हारे बगैर बाहर नहीं जा सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्रिहान। उसके चेहरे के गिर्द फैली लटों को कान के पीछे उड़सते वो नमी से बोला, क्यों नहीं? गुलजान मोरे के बगैर भी तो सब खा लेते हैं, मेरे बगैर
बगैर भी खा लें। वो कंधे उचकाती गुलजान का जिक्र ले आई। मैंने काफ़ी कोशिश की थी उनको बराबर बिठाकर खाना खिलाऊं। शायद वो ये सब मैस नहीं चाहती, अपने रूम में अकेले कंफर्टेबल फील करती हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है। मैं सॉरी फील करता हूँ उनके लिए, बट दिस इज़ ट्रुथ। प्रिहान, उसने नरमी से वजाहत दी। वो समझ रहा था प्रिहान इस अरसे में गुलजान के करीब हो गई थी बहुत। उसे लगा इसलिए कह रही है, मगर प्रिहान बाहर ना जाने का बस बहाना बना रही थी। मेरी भी आदत बन गई है अकेले रूम में पड़े रहना, अकेले खाना। हाँ, कम अरसा था, मगर आदत तो आदत होती है ना। वो अपनी तकलीफ भुला नहीं पा रही थी। ये मौका नहीं था, फिर भी वो बोल गई। हवेली वालों का लिहाज उसमें ख़त्म हो चुका था। इस तमाम अरसे में उसने उन सब की नज़रों में अपनी जो अहमियत देखी थी वो उसे अंदर से काटता था। प्लीज़ फॉर मी प्रिहान। वो उसके दोनों हाथ थाम कर नरमी से बोला। वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा पा रहा था। वो चाह कर भी नहीं कर पाया ये सब। प्रिहान ने मज़ीद बहस नहीं की, इसलिए हार मान गई। मिरर में अपना अक्स देखकर टिशू से लिपस्टिक हल्की की। खानज़ादा की तफसीली नज़र अब उसके लिबास पर पड़ी। बैक डीप थी, बाजू ब्यूरियाँ हो रहे थे। वो बेचैनी से लब काटने लगा। प्रिहान, ये ड्रेस, उसने झिझक कर बोलना चाहा। वो शॉल है ना, पहन लूँगी। उसने बेड पर पड़ी स्याह शॉल उठाकर खुद पर ओढ़ ली। वो उसका हाथ थाम कर बाहर ले गया। उसका बख्शा मान और अहमियत प्रिहान को आधा गम भुला गई थी। खाने की टेबल पर उसने वाज़ेह फ़र्क महसूस किया था सबके बर्ताव में, उनके लहजे में। उसे उन सब के दोगलेपन पर गुस्सा आ रहा था। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। खानज़ादा पास था, फिर भी उसका जी चाहा सबसे कह दे, पहले की तरह उसे कमतर समझे, इग्नोर करें। सबकी तवज्जो उसे जहर लग रही थी। ये किसकी शॉल ओढ़ी है, इतनी पुरानी शॉल? इससे अच्छी शॉल्स हमारी मुलाजमाओं ने पहनी हुई हैं प्रिहान। सना बेगम ने मोहब्बत जताते लहजे में उसकी शॉल को निशाना बनाया। खानज़ादा ने चौंक कर प्रिहान की तरफ देखा। मोरे प्लीज़, मूसा ने माँ को दबे अल्फाज में टोका। मोरे गुल ने अपनी शॉल दी थी। उनके पास मुलाजमाओं से बदतर चीज़ें ही होती हैं। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा पुरानी है या न्यू। मौसम बदल चुका है, सर्दी लगती थी, बीमार पड़ गई थी मैं। उन्होंने फ़िक्र की और दे दी। वो पुरानी प्रिहान नहीं थी। चुप नहीं हुई, लिहाज भी नहीं रखा। खानज़ादा उसके जवाब पर हैरान हुआ। वो इतनी पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन थी, कैसे तंजिया लहजा लिए बैठी थी उस वक्त। वो जानता नहीं था कि उसके पीछे उसके अपनों ने कैसे उसके अंदर ये तन्हाई का जहर भरा था। उसकी बात पर वो बेसाख्ता अपनी माँ को देख कर रह गया। तो क्या प्रिहान का ख्याल नहीं रखा गया था? अगर गुलजान को अपनी हर बात बताएंगी तो यही होगा ना, हमसे कहना था, गरम शॉल मंगवा देते। खानी बेगम ने बेटे की नज़र पर जब्त भरे लहजे में कहा, आपने बात करने का मौका ही नहीं दिया। पहले मैं हवास में नहीं थी, जब होश आया सबके साथ घुलना मिलना चाह तो इद्दत के नाम पर उस कमरे में बंद कर दिया। मेरे पास सिर्फ गुलजान आती थी, उनसे भी नहीं कहा। वो खुद मेरी ज़रूरतें महसूस करती रहीं और जितना हो सका ख्याल रखती रही। प्रिहान बेमुरवती से उनका जवाब देती उन्हें जता गई, याद दिला रही थी उनका सलूक उन्हें। और वो सब जो खानज़ादा के आने पर शायद वो सब भुला बैठे थे, मगर उसने झेला था, भूल नहीं पाई थी। प्रिहान रिलैक्स, मोरे हम बाद में बात करेंगे। खानज़ादा ने प्रिहान का हाथ थाम कर दबाते हुए चुप रहने का इशारा किया और संजीदगी से माँ को देखा। खानी बेगम खामोश हो गई थी। सभी हैरान थे। प्रिहान का नया रूप सामने आया था। खानज़ादा के लिए सब ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अभी लौटा था, उसका दिल बुरा नहीं करना चाहते थे सब। प्रिहान बाकी का तमाम वक्त लब भींचे बैठी रही। खानज़ादा के कहने पर भी उसने मज़ीद कुछ नहीं खाया पिया, फिर उठकर कमरे में चली गई। वो उलझा परेशान सा बैठा रहा। उसके पीछे ऐसा क्या हुआ था कि प्रिहान जैसी नर्म मिजाज लड़की बदल गई थी? उसे लगा सब सही है, सब कुछ सही नहीं था। उसकी नज़र किचन की तरफ जाती गुलजान बेगम पर पड़ी तो बेसाख्ता पुकार बैठा। सबके दरमियान से उठकर उनके पास पहुंचा। मोरे, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत दिल से थैंकफुल हूँ आपका। आपने प्रिहान का ख्याल रखा, मुझे वो बहुत अजीज़ है। आप बहुत अच्छी हैं मोरे। वो उन्हें गले से लगाता मुस्कुरा कर बोल रहा था। गुलजान बेगम को लगा जैसे सबके दरमियान सुरखरू हुई हैं, जैसे वो इज्जत देता था, जैसे वो अहमियत देता था। नायाब था सब कुछ। खानी बेगम साकित सी उन्हें देख रही थी। वो उन्हीं का बेटा था, मगर हर बार की तरह माँ होने का हक गुलजान ने अदा किया था। आज सबके दरमियान उनका बेटा उस वन्नी औरत को गले लगाए शुक्रिया अदा कर रहा था। उन्हें लगा वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब उनका दिल जो प्रिहान की तरफ से साफ होने लगा था, सब भूल गई। प्रिहान ने आज सबके दरमियान उनको जैसे जवाब दिया था, जताया था, उनकी गलतफहमी दूर हो गई। प्रिहान उनकी नज़र में वाकई मासूम नहीं थी, उसका असल रूप तो अब सामने आ रहा था। प्रिहान कमरे में बैठी बैठी थकी तो कमरे के बैक साइड ग्लास डोर को खोलकर बाहर धूप में बैठ गई। खाना भी नहीं खाया था दोपहर का। हदीर के कहने पर उल्टा चिड़चिड़ेपन से उसे कमरे से जाने का बोल गई। दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती तबीयत ने उसके मिजाज को ख़राब कर दिया था।
जो वो खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?" मूसा ने गला खंगार कर मुखातिब किया तो वो चौंक कर सीधी हुई। "जी भाई, क्यों नहीं?" वो शॉल का पल्लू सर पर टिकाती नरमी से मुस्कुरा कर बोली। मूसा सामने रखी चेयर पर बैठ गया। हल्की हल्की धूप उसे अच्छी लग रही थी। "मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। क्या आप सब हवेली वालों को हदीर की खातिर माफ़ नहीं कर सकती?" वो अपसेट है इस बात से। ना वो आपको ऐसे अकेला छोड़ सकता है, ना ही हवेली वालों के बिना रह सकता है। मूसा ने बगैर तमहीद बांधे संजीदगी से बात का आगाज़ किया। प्रिहान के तासुरात बदल गए। "यही तो बात है, वो नहीं रह सकते, वरना मैं यहाँ एक दिन भी मस्जिद न गुजारती। उनके लिए ही इस नापसंदीदा जगह पर मौजूद हूँ मैं।" वो कोशिश के बावजूद लहजा नर्म नहीं रख पाई थी। क्या उसकी वफादारी का इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? वो चाहे जितना नाराज़ हो जाए, जितना भी गुस्सा कर ले, अपनों को छोड़ता नहीं। वो एक बार अपना ले तो ताउम्र निभाने वाला इंसान है। आपने उसको भी दिल से अपनाया है। वो ऐसा ही है, ना आपको कभी छोड़ेगा ना घर वालों को। हम में से शायद कोई इतना वेल बैलेंस नहीं जितना वो है। मूसा ने उसे सच्चाई से आगाह किया। लहजे में फ़ख्र था, मोहब्बत थी उसके लिए। प्रिहान सर झुकाए बैठी रही। वो उसे नहीं छोड़ेगा, ये बात दिल को सुकून देती थी, मगर वो उसे यहीं रखेगा, इस बात पर उसका दिल चाहता था। मोहब्बत, आदत, सुकून सब छोड़कर यहाँ से निकल जाए कहीं। काश मैं इस शादी के लिए कभी आमादा ना होती। मैं ऐसे ख़ानदान से ना जुड़ती जहाँ एक दिन गुजारना मुझे अंदर से मारता है, और मजबूरी ये है कि सारी उम्र यहीं गुजारनी है। मोहब्बत जो कर बैठी हूँ, अब तो ये भी देख लिया है कि उनके बगैर नहीं रह सकती। वो ना लौटते तो बस कुछ दिन बाकी थे, मर जाती मैं भी। वो बोलते बोलते सिसक पड़ी तो मूसा साकिन रह गया। कभी कभी लगता है मैंने हक मारा है, इसलिए सुकून नहीं मिल रहा। मनाल मेरी बचपन की दोस्त थी, मैं भी उसकी मोहब्बत की गवाह थी, फिर भी मैंने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। वो सच कहती है, उसने तो बस एक डेयर दिया था, मैंने यूज़ किया इस बात को। मैंने अपनी दोस्त को धोखा दिया और यहाँ सबके दिल में जगह बना नहीं पाई। मैं फिट हूँ, मैं यहाँ पर। मैं नाल की आह लगी है मुझे। वो बच्चों की तरह आंखें भिगोती उदासी से बोल रही थी। मूसा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। उसे लगा सिर्फ पूर्वा बच्ची है, उसे तो सामने बैठी प्रिहान भी नासमझ बच्ची ही लग रही थी। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था और वो यूं उम्मीद छोड़े बैठी थी। खानजादा जैसा सबसे मजबूत वोट उसके पास था, और फिर भी उसे लगता था वो खाली हाथ है। पागल ही तो थी। मनाल हाशिम की जगह आपने नहीं ली, हदीर के दिल में जगह बना चुकी हैं आप। उसके दिल में शुरू से आखिर तक सिर्फ आप हैं प्रिहान, बस आप। मनाल तो कहीं नहीं थी। वो उससे कभी शादी नहीं करना चाहता था। वो किसी से भी शादी कर लेता, और उसने आज से शादी कर ली। मूसा ने नरमी से बोलते उसकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। प्रिहान अब भी होंठ चबाती बेयकीनी से उसे देख रही थी। मनाल से क्यों नहीं, वो ब्यूटीफुल है, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने लड़कों का क्रश है, वो जीनियस भी है, इसी इलाके की भी है, हवेली वालों की भी पसंद है। प्रिहान को मूसा की बात पर यकीन नहीं आया था, शायद क्योंकि उसे लगता है मेरी लाइफ उसकी वजह से ख़राब हुई, उसे वो कभी अच्छी नहीं लगी। मूसा ने दरख्त पर टूटे घोंसले को देखते संजीदगी से कहा। प्रिहान उसकी बात पर हैरान हुई। वो माजी को याद करता संजीदा हो गया। आज एक अरसे बाद वो अपनी बात फिर से कर रहा था। उन दिनों वो अभी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। अपनी मोहब्बत के खुशनुमा ख्यालों में हंसता मुस्कुराता वो पुरयकीन था कि अपनी मोहब्बत को जल्द हासिल कर लेगा। उसे जो आसान लगा था वो मुश्किल तरीन काम था। हदीर के मशवरे पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी मोहब्बत की बजाय सना बेगम के सामने कर गया। वो चाहता था उसे अपना कर अपनी मोहब्बत उस पर जाहिर करे, मगर सब बिखर गया। सना बेगम ने साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार के साथ तोहमतों की बौछार ने मूसा को बौखला दिया था। पलवशे जैसी खानदानी लड़की के अलावा उनकी नज़र में सारी लड़कियां मूसा के लिए बिल्कुल नामुनासिब थीं। वो चुप का चुप रह गया। हाशिम का बेटा सरफराज उसका अच्छा दोस्त था। मूसा अक्सर उसे मिलने जाता था। आमना की दोस्ती मनाल की बड़ी बहन रमना से थी, वो भी अक्सर वहीं पाई जाती थी। रमना और मनाल ने प्रैंक में उसे मूसा से मोहब्बत का इजहार करने का कहा था। मूसा से इतनी बोल्डनेस से मोहब्बत का इजहार करता देख वो इतना हैरान हुआ कि जवाब तक नहीं दे पाया। उस पर आमना का इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था, मगर सना बेगम के इनकार और पलवशा से रिश्ता जोड़ने पर जोर देने की वजह से उसे सिर्फ माँ की ज़िद में शादी करना थी। उसने आमना का ख्याल आने पर उसे शादी की ऑफ़र कर दी। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत का इजहार एक प्रैंक है, न ये जानता था कि सरफराज आमना को पसंद करता था। आमना शायद वाकई उसे पसंद करने लगी थी। शादी पर मान गई। इस बार मूसा ने खानजादा हदीर की मदद से डायरेक्ट आगा जान को कहलवाया था। आमना सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, आला ख़ानदान था, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। आगा जान ने शादी करवा दी।
वो आमना के साथ खुश रहना चाहता था। वो उसको दिल से कबूल कर नहीं पा रहा था, मगर उसके हकूक़ पूरे करने की कोशिश करता था। आमना खुश थी, सरफ़राज़ सदमे में था। आमना ने उसको भी यूज़ किया था। आमना का मोहब्बत का इज़हार उससे भी किया था, मगर वो उसे छोड़कर उस नीली आँखों वाले हर वक़्त मुस्कुराते मूसा की दीवानी हो गई। रमना ने आमना की उस बेहिसी और बेवफ़ाई पर उससे ताल्लुक़ तोड़ लिया, मगर मनाल ने खूब बदला लिया था। उसके प्रैंक में की मोहब्बत के इज़हार की हकीकत मूसा को बता दी। ये भी कि ऐसे प्रैंक्स और डेयर्स वो बहुत लड़कों से करती आई है। आमना, ये सच है? क्या तुमने वो प्रैंक किया था? क्या तुम ये पहले भी करती आई हो? वो बेयकीन था। आमना से पूछता जैसे चाह रहा था कि वो इनकार कर दे। मूसा, वो सब माजी है। हाँ, ऐसा था, मगर अब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अब करती हूँ मोहब्बत। वो यकीन दिला रही थी मूसा को अब लफ्ज़ पर यकीन नहीं आया। माजी उसके दिल में गड़ कर रह गया। मैं उसके लिए खेल से बढ़कर कुछ नहीं था। हदीर उसने मुझे पागल बनाया और मुझ जैसे जाने कितने लड़कों से खेलती आई है। मूसा खान खिलौना बन गया। वो इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुआ। दिल से कबूल तो वो उसे पहले भी नहीं कर पाया था, फिर उसने मोहब्बत जाहिर करना भी छोड़ दी। ज़िद में बना रिश्ता एक रोज़ यकीनन मजबूत हो जाता, मगर हाशिम खान की बेटियों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो आमना से निहायत सख्त मिजाजी से पेश आने लगा, अपना गुस्सा और स्ट्रेस उस पर उतारता। वो बिल्कुल नरमी भूल गया था। जो हुआ माजी था, वो अब तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती। वो अब तुम्हारी बीवी है मूसा खान। घटिया मर्दों की तरह उस पर हाथ मत उठाया करो। शादी तुमने खुद की, उसने मजबूर नहीं किया था तुम्हें शादी पर। हदीर समझाता था और कभी लड़ पड़ता था, मगर मूसा ने आमना से बोलना तक छोड़ दिया। मर्दान खाने में रहने लगा। हवेली वाले भी इस रिश्ते की हकीकत जान गए थे।